कर दिया। ध्यान से सुने, हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको याद करना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि नोट्स अच्छे से पढ़ लें। नोट्स के हर चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव के सेपरेट नोट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। मेरा खुद का एग्ज़ाम है आज, फिर भी नोट्स बना के मैं भेजूंगा तो व्हाट्सएप पे PDF भेज दूंगा, है ना। मतलब ऐसे हार्ड कॉपी दे नहीं पाऊंगा, हाँ पढ़ा दूंगा नाइट में लाइव आके। और क्वेश्चन आंसर एक बार कम से कम 1 से 2 रीडिंग आपको हर चीज़ की पढ़ लेनी है। और एग्ज़ाम के अंदर आपको हर क्वेश्चन मेंशन करके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। वैसे तो सोशल का पेपर एक्सपेक्टेड ही आना चाहिए, जैसा पढ़ाया वैसे ही आना चाहिए, पर सिलेबस बहुत बड़ा है और MP बोर्ड में कभी कभी आगे पीछे इधर उधर हो जाता है, तो घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, पहले से ही माइंड सेट करके जाना है अपने को। एक और बात, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं जो बहुत अव्वल दर्जे के भोंड हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही लिख के आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लिखने के नंबर कोई नहीं देगा, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उसमें जो आंसर आपको लग रहा है कि यार ये बातें हो सकती हैं, लाइफ लाइन के ऊपर हम ऐसा ऐसा हो सकता है, अपने व्यू लिख सकते हैं हम, तो अपना व्यू लिख दो, नहीं पढ़ के गए हैं तो। अरे कुछ तो जैसे अपन बात करते हैं ना 2 लोगों से कि ऐसा होता होगा, एरोप्लेन एयरवे के क्या यूजेज होंगे, या एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, क्या होता होगा, तो वो लिख के आ जाना, ठीक है। खाली कॉपी नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नहीं लिखना, गलत चीज़ें नहीं लिखना। सोशल का पेपर है, साइंस का और मैथ्स का नहीं लिखना, हिंदी का नहीं लिखना, मेहरबानी करना। इतनी बेवकूफ़ी मत दिखाना। एक भी आंसर इधर उधर का देख लिया एग्जामिनर ने तो वो अच्छे आंसर्स के भी नंबर नहीं देगा, सुन लिया। पहले उन्हीं आंसर्स को करना जो बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, जिससे आपके प्रति उस सामने वाले एग्जामिनर का नज़रिया बदल जाए कि ये इसको कुछ आ रहा है। ऐसा नहीं करना कि जाते से ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, वो कर दिया क्वेश्चन पेपर के अंदर, कॉपी के अंदर, जो बिल्कुल बकवास बात थी। कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा जो पढ़ना नहीं जानते, पढ़ने का उनका वो है नहीं है, वो हमने तो गाने लिख के आए, हमने तो इस बीच बीच में 2-2 लाइन गाने की लिख दी। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं ऐसा बोलने वाले, करते नहीं हैं ऐसा, और कुछ करते हैं वो बहुत महा बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो कभी नहीं करना, है ना। गाने लिखना, कहानी लिख देना, पास कर देना, नहीं तो घर वाले शादी करा देंगे, नहीं तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन की छुट्टी थी, हमारे ये हो गया था, ऐसी बातें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, पूरा 24 घंटा है। अगर 6, 7, 8 घंटे सोने के हटा दें, फिर भी 16 घंटे हैं। 16 घंटे में दोनों नोट्स या चारों बुक एक बार रीड की जा सकती हैं नोट्स के फॉर्म में, जो नोट्स मैंने दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का भी वीडियो भर एक पूरा देख लेंगे तो एक माइंड में बन जाएगा कि लिख के क्या आना है, ठीक है। 10th क्लास के बड़े बच्चे हैं, बहुत सब ज़्यादा ही समझदार हैं सब, ठीक है। कई चीज़ें मुझसे भी ज़्यादा आती होंगी आप लोगों को, तो अभी जो टाइम बचा है उसका पढ़ने में इस्तेमाल करना है ना। कहीं भी अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना चाहे चले जाना, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए सीधे घर घर जाके पढ़ें। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो जाए, ध्यान रखें, समझदारी का परिचय दें, ठीक है। सोशल का आखिरी पेपर है, हिंदी का पेपर अपने आप अच्छा जाता है, छुट्टियाँ 4-5 दिन की, कवर हो जाएगा वो, ओके। कोई डाउट है जो मैंने बोला इसमें? अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद छोड़ना है, मेरे को खुद 11:30 पे प्रेजेंट होना है, मेरा खुद का एग्ज़ाम है, नहीं तो मैं अभी पूरा ख़त्म करा देता 2 घंटे में। फिर अगली जो क्लास होगी बॉयज़ की क्लास शाम को 4, 4:15 बजे, उसमें कुछ लाइव चला के थोड़ा बहुत इको और पॉलिटी ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। पर वहाँ प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बाकी का लाइव आके करा दूंगा, है ना। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ज्योग्राफी के बने तो उसका PDF में भेज दूंगा अभी, ओके। पर ऑब्जेक्टिव वही है जो बुक में, जो नोट्स में दिए हुए हैं, ओके, या फिर जो बुक के पीछे दिए हुए हैं। शुरू कर रहे हैं अपन हिस्ट्री से।
इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पैक्ट हुए, अभी ये नोट्स चल रहे हैं, आगे इसके क्वेश्चन और आंसर भी आएंगे, और आपको और भी इससे अच्छा याद हो तो वो भी लिख सकते हैं या वो पॉइंट इसमें मिक्स कर सकते हैं। द वार लेड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया वर्ल्ड वार में, टैक्सेस बढ़ाए गए, प्राइस बढ़ाए गए, जिससे खाने की कमी हो गई, साधनों की कमी हो गई। वाइड स्प्रेड रिक्रूटमेंट, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, बेटा स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती भर्ती किया गया ताकि उनके साथ उनके बिहाफ पे वार में पार्टिसिपेट कर सकें। 1918 और 19 में क्रॉप फेल्यूर, फसलें खराब हो गई, बीमारियां फैल गई, महामारी फैल गई और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये इफेक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वार के। अब इसमें आप और 5 पॉइंट और क्या मिला सकते हैं, 1-2 पॉइंट और ये मिला सकते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग को इम्प्रूवमेंट होता है इसके बाद, ठीक है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, है ना। कई सारे लॉस, लाइफ का लॉस हो जाता है, कई सारी जानें चली जाती हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, है ना। फिर खिलाफत मूवमेंट का कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो खिलाफत मूवमेंट का कारण बनता है ना। ये 2-3 बातें और लिख सकते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में 2 बातें ये लिख लो कि 1919 में आया था, विदाउट ट्रायल के लोगों को अरेस्ट किया जा सकता था, इसको ब्लैक एक्ट बोला गया था, इससे पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में हुआ, अमृतसर के जलियांवाला में आ सकता है। किसने फायर करवाया वहां पे, जनरल डायर, ठीक है। शॉक्ड द नेशन, इंक्रीज एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, शौकत अली। प्रोटेस्ट अगेन किस काय का प्रोटेस्ट था, तो इनजस्टिस टू द ऑटोमन कैलिफ, उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ अन्याय के अगेंस्ट ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने सपोर्ट किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम की एकता को बल मिलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, महात्मा गांधी ने। क्या बोला पीपल को, लोगों को बोला गवर्नमेंट स्कूल का बाइकआउट करें, कॉलेज का बाइकआउट करें, और क्या बाइकआउट करना था। तो अब ये जो बातें पढ़ रहे हैं, जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आए उसमें ये बातें लिख दें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पिलर क्या थे, क्या काम किया उसमें, तो उसमें बाइकआउट किया, किसका बाइकआउट किया, स्कूल कॉलेज और कोर्ट का, और फॉरेन गुड्स का। फिर क्या किया, तो पहला काम तो बाइकआउट का किया, दूसरा काम स्वदेशी को प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया, स्वदेशी, और स्वदेशी सामान जो हमारे देश का ही बना हुआ है, और खादी को पहनेंगे हम, यानी बाहर से बन के जो कपड़े आ रहे हैं वो नहीं पहनेंगे, बल्कि हमारे देश में ही खादी बनाएंगे और उसको पहनेंगे। तो क्या काम थे स्वदेशी। अब नॉन कोऑपरेशन में ये बातें लिख के आ सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन का रीजन आया, रीजन लिख दिया, उसके बाद हमारा आंसर थोड़ा और बड़ा करना है। नॉन कोऑपरेशन क्या था, क्या समझते हो, एक्सप्लेन कीजिए। तो उस पहले लिख दो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भैया गांधी जी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गया था। खिलाफत मूवमेंट स्टॉप हो गया था तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या फंक्शन थे, क्या पिलर थे, तो पहला बाइकआउट और दूसरा स्वदेशी, ठीक है। और तीसरा भी लिख सकते हैं नॉन वायलेंस। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या होना चाहिए था, यहाँ है नहीं, नॉन वायलेंस। 3 पिलर थे उसके, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस, है ना। फिर क्या कारण थे, तो कारण लिख देंगे कि नॉन कोऑपरेशन के आगे कारण आएगा, वो कारण लिख देंगे। क्यों बंद कर दिया, पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो नॉन कोऑपरेशन क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट बाय महात्मा गांधी आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट स्टॉप्ड, फॉलोइंग आर द पिलर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या पिलर थे, बाइकआउट, दूसरा पिलर स्वदेशी, तीसरा कॉलम नॉन वायलेंस, पिलर हो गए। रीजन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रीजन क्या था, खिलाफत मूवमेंट का स्टॉप होना, लोगों के अंदर एंगर होना, जलियांवाला बाग मैसेकर होना, ये सब उसके क्या थे, रीजन थे। फिर वाई स्टॉप, एक और टॉपिक ने, वाई स्टॉप, बंद क्यों किया, ड्यू टू द चोरा चोरी इंसिडेंट, वायलेंस टुक प्लेस, सो इट हर्ट महात्मा गांधी एंड ही स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोलो समझ में आ गई बात।
अरे नॉन कॉपरेशन के बारे में जो बात आएगी तो मैंने जितना यहाँ पे बकवास किया लिख के आ जाओगे, ठीक है आगे बढ़ो। ये जो अगर नोट्स आपके पास हैं और वहां पे ये लाइन आप लिख लें तो घर जाके आपको पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। किसमें ये भी लिखना है और इनको क्या मानना है, ये जो मैंने बात बोली है इनको क्या मानना है, पिलर क्या मानना है, महात्मा गांधी, लॉन्च बाय महात्मा गांधी आफ्टर खिलाफत मूवमेंट स्टॉप्ड, खिलाफत मूवमेंट स्टॉप्ड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जगह क्या मूवमेंट हुए, ये नॉन कॉपरेशन में चल रहा है। सिटी में क्या मूवमेंट हुआ, शहरों में क्या हुआ, स्टूडेंट टीचर और वकीलों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट किया, इंडियन स्कूलों को खोला गया, ओपन किया गया, किसानों ने क्या किया, रेवेन्यू देना बंद कर दिया, बिना पैसे के काम करना बंद कर दिया, एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करना बंद करना। अंग्रेज क्या करते थे, बिना पैसे के काम कराते थे लोगों से, तो बेगार को इन्होंने बंद कर दिया। तो किसान आंदोलन किसने चलाया था, बाबा रामचंद्र इन अवध, बाबा रामचंद्र इन, ये भी कौन थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नेता थे, किसान नेता। उसके बाद आते हैं ट्राइबल लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ग्रेजिंग घास काटने और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मना करते थे। तो ट्राइबल लीडर अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश, इन्होंने लीड किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया। अल्लूरी सीताराम राजू कौन से नेता थे, तो ट्राइबल लीडर थे, कौन सी जगह के, तो आंध्र प्रदेश के, है ना। इनको फांसी दे दी गई थी फिर अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है याद रहेगा। अब शॉर्ट नोट्स आ गया, अल्लूरी सीताराम राजू, तो पहले लिख देना कि ये ट्राइबल लीडर थे आंध्र प्रदेश के, बाकी पूरा नॉन कॉपरेशन का लिख देना कि नॉन कॉपरेशन में ट्राइबल मूवमेंट को लीड करने वाले नेता थे, ठीक है। 2 नंबर में 1 नंबर में आ जाए तो इसको बार बार पढ़ लो, कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू, ट्राइबल लीडर हु लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, बस इतना आंसर है, ठीक है। फिर प्लांटेशन वर्कर कौन थे, उन्होंने भी अपने जो अंग्रेजों के द्वारा जो नियम आ रहे थे उनको मानने से मना कर दिया। मैं अगले टॉपिक पे पहुंच गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साइमन कमीशन आने की वजह से, अच्छा टॉपिक का नाम है ये, अब साइमन कमीशन पढ़ते पहले। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है ये टॉपिक है, इसमें एक सब टॉपिक आया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब बनता है, 1927 में। कब आता है, 1928 में। इंडिया में कब आता है, 1928 में। साइमन कमीशन में के सारे मेंबर कौन होते हैं, सारे के सारे मेंबर होते हैं ब्रिटिशर्स, कोई भी इंडियन नहीं होता। तो स्लोगन लगाया जाता है, साइमन गो बिग, साइमन वापस जाओ, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। अब ये याद रखना, पूर्ण स्वराज की मांग कब उठती है, 1920 लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 में लाहौर में एक मीटिंग सेशन होता है, हर साल सेशन होता है 28 दिसंबर को। वहां पर 1929 में बोला जाता है, ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि अब हमें अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कब इसकी डिमांड रखी जाती है, 1929 में। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हाँ है ना, पहली बार 26 जनवरी को मना लेते हैं कि भैया अब आज़ाद होंगे हम, अंग्रेजों की अब यहाँ से भगाना है, इनकी अब खैर नहीं है, ठीक है। चलिए, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए क्या किया जाता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और ये लोग 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं दांडी। कहां से जाते हैं ये दांडी, देखो कहानी समझो, साबरमती से चल के जाते हैं। कहां से जाते हैं, साबरमती से 76 लोग या 78 में को 78 है, 78 लोग 400 मील की 420 मील 420 मील पैदल चलते हैं, है ना। और कहां पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। देखो 12 मार्च को निकलते हैं बेचारे, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं
कितनी बड़ी बात है पैदल जाना, और ऐसी गवर्नमेंट जो गोलियां चलवा देती है, फिर भी गवर्नमेंट से लड़ जाना कितनी बहादुरी की बात थी, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आज हम कह रहे हैं कि हमारा देश है, तुम्हारा देश है। बताओ, दांडी मार्च, ठीक है, 6 मार्च, और सॉल्ट मार्च क्यों? नमक कानून क्यों तोड़ा? क्या नमक पसंद था क्या उन लोगों को? नहीं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कैसे किया जाए कि लोगों के अंदर मैसेज पहुंचे कि हमको, तो नमक के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी कि आम इंसान नहीं बना सकता, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो नमक कानून अगर तोड़ दिया जाएगा तो लोगों की आम ज़रूरत की चीज़ जो हर इंसान के लिए ज़रूरत है, इसको ब्रेक करके ये बोला जाए कि हम अब जो भी कानून आप पास करेंगे उसको मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, फिर देखते हैं, गांधी साबरमती से दांडी गए, सॉल्ट मार्च तोड़ा, ब्रिटिश की मोनोपोली को उन्होंने चैलेंज किया। मूवमेंट कहाँ कहाँ फैला? सॉल्ट लॉ हर जगह नहीं था, जैसे हमारी एमपी में कोई नमक बनता नहीं है तो यहाँ भी सॉल्ट लॉ नहीं था, तो यहाँ पे लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया? यहाँ पे ग्रेजिंग पे, घास काटने पे पाबंदी लगी थी, तो लोगों ने घास काट के आंदोलन को बढ़ाया। कुछ लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया, किसानों ने टैक्स देना बंद किया। गवर्नमेंट ने क्या किया फिर? ब्रूचुअल रिप्रेशन, बहुत ही बुरी तरीके से बर्बरता से दबाया। ब्रूचुअल बर्बरता मतलब लीडर अरेस्टेड, कांग्रेस पे बैन लगा दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, फिर समझौता हुआ ये मूवमेंट रोकवाने के लिए, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी एग्रीड सस्पेंड मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो सिविल डिसोबीडिएंट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया। अब वापस से हम कहानी की तरफ आते हैं। सबसे पहले कहानी हमारी स्टार्ट होती है इस चैप्टर में, आपकी बुक में 1914 कौन सा वार होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो मोहम्मद अली, शौकत अली क्या करते हैं? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि वहां के लोग कह देते हैं कि हमको खलीफा की पोस्ट चाहिए नहीं, अब हो गया जो होना था। ठीक है, हमारे 4 ही खलीफा हैं, वही रहेंगे। खिलाफत मूवमेंट बंद हो जाता है, गांधी जी लेके आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद होता है? चोरा चोरी की वजह से। चोरा चोरी हो जाता है 1922 में, तो ये बंद हो जाता है। जब नॉन कॉपरेशन बंद हो गया, अब इस दौरान फिर साइमन कमीशन आता है। कौन आता है? साइमन कमीशन आता है 1928 में, बनता है 1927 में। साइमन कमीशन में भी काफी विरोध होता है। फिर अगेन 1930 में, कब? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है तो अंग्रेज बोलते हैं अब तो कुछ तो समझौता करना पड़ेगा, तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? गांधी इरविन पैक्ट, जिससे ये वाला मूवमेंट भी अब क्या हो गया? बंद हो गया। अब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, गांधी जी मान गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, ये मान लो, हम आंदोलन बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन फिर आपस में दो इंडियंस के बीच आपस में बातों को लेके झगड़ा होता है। महात्मा गांधी और अंबेडकर, थोड़ा बहुत विवाद होता है कि भैया देखो, हमको ना अलग रिजर्वेशन चाहिए, अलग सीट चाहिए हमारे लोगों के लिए। ठीक है, इस बात को लेके फिर इन दोनों में समझौता होता है, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। होगा नहीं आपके इसमें, पूना पैक्ट अगर हो तो लिख लेना, पूना पैक्ट। वैसे पूछेंगे नहीं पूना पैक्ट, अंबेडकर साहब से जुड़ा हुआ है तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, प्लीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, जो राजनीतिक बंदी थे, लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ा गया। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कहां हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लंदन में। कहां हुई? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, है ना, कॉन्फ्रेंस हुई, वहां अपनी बात रखते थे लोग। ठीक है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट। पूना पैक्ट कब हुआ? मुस्लिम्स माइनॉरिटी को इन्होंने ज़्यादा, मतलब कुछ लोग माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर चिंतित थे, ज़्यादा मुस्लिम्स पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाए।
अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे फिर हम, अभी तक हम चैप्टर समझ रहे थे, अब क्या शुरू हो रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन आंसर। Why the growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement? नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो उसने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को जन्म दिया या बढ़ावा दिया, कैसे? देखो, क्योंकि कॉलोनियल रूल यानी कि मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने यहां आके ऑक्यूपाई कर लेते थे और अपने हिसाब से कानून बनाते थे, इसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो इसके खिलाफ गुस्सा क्यों था? तो गुस्सा रहेगा क्योंकि ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। क्या करते थे? कॉलोनियल रूल एक्सप्लॉइटेड पीपल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, इसलिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का जन्म होता है। ठीक है ना। हिंदी में क्वेश्चन क्या आएगा कि राष्ट्रवाद के जन्म से उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू क्यों हुए? पीपल यूनाइटेड टू अपोज फॉरेन रूल एंड इनजस्टिस। 11 सवा 11 तक हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक। अब सुनिए, पीपल यूनाइटेड टू अपोज फॉरेन रूल एंड इनजस्टिस। फॉरेन रूल के खिलाफ लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं और आंदोलन करते हैं। नेशनलिज्म डेवलप्ड एज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी। लोगों के अंदर आज़ादी की और एकता की भावना आती है, तो फिर वो नेशनलिज्म की वजह से कॉलोनियल रूल के खिलाफ आंदोलन करते हैं। इसमें यही बातें लिखी हैं, एक दो बातें और लिख सकते थे कि ये टैक्स बढ़ा देते थे, रेवेन्यू बढ़ा देते थे, है ना, और यहाँ के लोगों का जो हाल है वही रहने देते, कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं करते हैं। ये दो चार बातें मर्जी से हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, और यही सेम आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। नेशनलिज्म मतलब ये दोनों आंसर मिला के लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म कैसे बढ़ाया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, बहुत सारे पैसे बढ़ा दिए। दूसरा ये था कि इसमें बहुत सारा वार एक्सपेंडिचर हो गया, बहुत सारा इन्होंने खर्च कर दिया, तो इनके पास कुछ बचा भी नहीं, तो पब्लिक से क्या कर रहे थे, टैक्स बढ़ा के पैसा ले रहे थे। फोर्स जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया, कई सारे लाइफ्स, लोग मर गए, डेथ हो गई, है ना, यहाँ लिख के भी आना, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है। फूड ग्रेन खत्म हो गए, भूखा अकाल पड़ गया, लोगों के अंदर गुस्सा आया, बीमारियां फैल गई, महामारी, कई सारे लोग उससे भी मर गए। ठीक है। इससे लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ, जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा मिला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको क्या बातें लिखनी है कि एक तो इन्होंने टैक्स बढ़ाया और चीजों के प्राइस बढ़ा दिए। दूसरा, युद्ध में बिना वजह बहुत खर्चा किया। तीसरा, इन्होंने जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया, सेना में रिक्रूट किया, फोर्स रिक्रूट, सो लॉस ऑफ लाइफ अकर। तीसरा, बीमारियां फैलती है, कई सारे लोगों की जानें चली जाती है, और गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना था लोगों के भले के लिए, इन वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल, ये सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तीसरा, खाने की कमी हो जाती है, लोग भूख से मर जाते हैं। इससे और ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा होता है और नेशनलिज्म की भावना को बल मिलता है। हाँ, हेलो, इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गुस्सा क्यों था लोगों के अंदर? क्योंकि बिना ट्रायल के गिरफ्तारी कर रहा था। कितने साल की जेल कर रहे थे इसमें? 2 ईयर। बिना प्रूफ के जेल, बिना कारण अरेस्ट, शक के आधार पर किसी को अरेस्ट कर लेंगे। सिविल लोगों के अधिकार, आजादी का अधिकार छीन रहा था। इंडियन से, इसको पास करने से पहले इंडियन से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया था, कोई राय शुमारी नहीं की गई थी, इसलिए इसको ब्लैक कानून कहा गया। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों ले लिया? क्योंकि वायलेंट, चोरा चोरी में वायलेंट हुआ गोरखपुर में,
पुलिसमैन मारे गए, 22 पुलिसमैन मारे गए, थानों को उन्होंने आग लगा दी थी। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ही फेल्ट पीपल वर नॉट रेडी फॉर द पीसफुल स्ट्रगल। ओके, इसलिए उन्होंने कानून वापस ले लिया। सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है पीसफुल रेजिस्टेंस करना। पीसफुल रेजिस्टेंस, सत्याग्रह मीन्स अ मेथड ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस based on truth and non-violence, truth and introduced by महात्मा गांधी। इतना भी अगर लिख के आ जाएं 2 मार्क्स मिल सकते हैं। पीसफुल रेजिस्टेंस जो काय पे बेस हो? ट्रूथ पर और नॉन वायलेंस पे। महात्मा गांधी, इट टीचेस दैट इनजस्टिस शुड बी अपोज विदाउट हेटर्ड, अन्याय का सामना बिना नफरत के करना चाहिए। दैट ट्रूथ हैज पावर टू चेंज द हार्ट ऑफ द ऑपरेसर, सच्चाई ऑपरेसर का हार्ट बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितना लिख सकते हैं कहानी उतना लिख देना। बाकी ये मेन बातें हैं कि 1919 13 अप्रैल को होता है पंजाब के अमृतसर में, बैसाखी फेयर लगा होता है, वहां पे हजारों लोग इकट्ठा रहते हैं, बूढ़े बच्चे औरतें सब रहती हैं। जनरल डायर को खबर लगती है। यहां पर ना ये लोग क्या कर रहे होते हैं, यहां पे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है। कांग्रेस के 2 लीडर होते हैं, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये कहानी भी 1 मिनट समझ लो। देखो क्या होता है, रोलेट एक्ट जब पास होता है, रोलेट एक्ट 1919 जब आता है, तो सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इस कानून का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस कानून के लिए कि भाई ये कानून तुमने जो लेके आए ये बहुत गलत कानून है, इससे लोगों की सिविल लिबर्टीज हैम्पर्ड हो रही हैं। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर। कहां चल रहा होता है? जलियांवाला बाग में। ठीक है। कानून रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे 2 लीडर, उनको गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में, साथ में वहां फेयर भी लगा था, इसलिए बहुत काफी पब्लिक थी। और वो जो गार्डन था वो ऐसा गार्डन था कि जाने का भी वही रास्ता था और आने का भी वही रास्ता था। तो जनरल डायर अपनी फौज लेके पहुंच जाता है बाग के अंदर, इसके माउथ पे, इसके माउथ को बंद करके और फायर कर देता है। ओके, कई सारे लोगों को मार देता है। पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसके बारे में आप लिख के आ ही जाएंगे। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस 4 नंबर का, है ना। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में बनता है, कोई भी इंडियंस इसमें नहीं होता है, सारे 4-5 जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स होते हैं, इसलिए इंडियंस लोग इसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्यों बना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1919 का अपोज करने के लिए, जांच करने के लिए कि कानून कैसे काम कर रहा है। जो कानून हमने 1919 में पास किया था वो कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 9:30 से लग रही है, छुट्टी होने वाली है। 4 बजे मेरा पेपर है, अभी 4 बजे फिर। देखो इसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, स्ट्रगल होता है आपस में, पुलिस वगैरह, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट वापस क्यों लिया, अभी पढ़ चुके हैं हम ऊपर। दांडी मार्च कब होता है समझ चुके हैं ऊपर। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आता है। ठीक है। इसमें गांधी जी स्लोगन देते हैं डू और डाई। गांधी जी के सत्याग्रह क्या है तो अभी पढ़ चुके हैं, पीसफुल वायलेंस को ही सत्याग्रह कहते हैं। हेलो, पीसफुल प्रोटेस्ट आ गए आप।
रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाएंगे क्या? हाँ ठीक है, 10 मिनट से भेजता हूँ। देखिए सत्याग्रह का क्या मतलब है, ये भी वही आंसर है, आप पढ़ लेंगे, ये पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या हेल्प की, फिर सिविल डिसोबीडिएंट ऊपर अपन अभी समझ के आ चुके हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना भैया। नॉन कॉपरेशन के रीजन, कारण क्या है? तो जलियांवाला बाग होना, मसक्कर होना, रोलेट एक्ट पास होना, खिलाफत इशू बंद हो जाना और सेल्फ रूल की डिजायर होना। खिलाफत मूवमेंट क्या था? चलो इस चैप्टर से मैं क्या बता रहा हूं वापस से सुन लें, जो आप इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। अब आप बोलेंगे सभी तो बता दिया, क्या छोड़ा? तो भैया बड़ा चैप्टर है, आपको 1-2 बार कहानी पढ़नी है, मर्जी से लिख के आ जाओगे। फिर भी कोई बोले कि हमको तो 3-4 क्वेश्चन बताओ बस, ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं हमारी, है ना? तो जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं। नहीं आए तो इनको लिख के आ जाना आप। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनलिज्म में कैसे हेल्प की। इसके बाद आप छोटे क्वेश्चन, बाइकॉट क्या है, सत्याग्रह क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको लिख के याद करके जाएं, ठीक है। दांडी मार्च क्या है, 2 मार्क्स में आ सकता है। चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में। क्या हुआ था गोरखपुर में? वहां पे लोगों ने थाने में फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी, सेट टू फायर, जिससे क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन विथड्रॉ कर दिया गांधी जी ने। खिलाफत मूवमेंट के ऊपर छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बाइकॉट के ऊपर छोटा क्वेश्चन आ सकता है। सुन लिया सबने? अरे सुना नहीं सुना? अब ऑब्जेक्टिव क्या आएगा बोलो? यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि ये वाला इंसिडेंट कब हुआ, ईयर पूछेगा। चलो रोलेट एक्ट कब आया? 1919। और जलियांवाला बाग कब हुआ? तो 1919 में हुआ है, लेकिन ये 13 अप्रैल को हुआ है। तो इसका मतलब 5-6 अप्रैल को रोलेट एक्ट आ गया था शायद, जिसका अपोज करने के दौरान कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार किया, फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। ओके। नॉन कॉपरेशन कब हुआ? 1920। कब वापस हुआ? 1922। चोरा चोरी हुआ तब। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। दांडी मार्च कब होता है? 1930। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 31। पूना पैक्ट कब होता है? 1932। किस किस के बीच होता है? गांधी और अंबेडकर। उसके बाद आता है जो काम के इंसिडेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब होता है? 1940, जिसमें क्या स्लोगन दिया जाता है? डू और डाई। कौन देता है स्लोगन? महात्मा गांधी। ओके, ये डेट है, ये आएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है ना? ठीक है। किस चीज के क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहता है? ऑटोमन एम्पायर के कैलिफ की इस्टेब्लिशमेंट चाहता था। खिलाफत मूवमेंट का एम ये था। ओके, पढ़ लेंगे। अब अपन फर्स्ट चैप्टर पे आ गए। फर्स्ट चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, नेशनलिज्म वगैरह ये आप पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता आएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? इसके क्या मेन फीचर्स थे, क्या चाहते थे ये? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बराबरी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, भाईचारा। पहली बार ट्राई कलर फ्लैग लॉन्च किया था फ्रांस में भी।
याद कर लो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब होता है? 1970, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब होता है? 1870 में। कब होता है? इसमें 3 लोग होते हैं जो काम के, गैसिपी मेजिनी, काउंट डी कावर और गिसिपी गैरिबाल्डी। काउंट डी कावर सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। गिसिपी मेजिनी रिवॉल्यूशनरी होते हैं जो इटली का यूनिफिकेशन कराते हैं। इटली का यूनिफिकेशन 1871 में होता है, जब रोम इसकी क्या बन जाती है? कैपिटल। बहुत छोटे छोटे स्टेट आपस में एक साथ मर्ज हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेट एक साथ मर्ज होते हैं, क्या बनता है? इटली। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कौन रोल प्ले करता है इसमें? तो गिसिपी मेजिनी, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या बनती है? रोम, ठीक है। जब यहां पर फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे या नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, यूनिफिकेशन हो रहा था, तो जैसे इंडिया में जो सिंबल है या फिर भारत माता का जो आइडियोलॉजी है, वैसे ही यहां पे मैरियाना, यहां की देवी कौन है? मारिया। और जर्मनी की जर्मेनिया, ठीक है। गैसिपी मेजिनी कौन था? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु वाज गैसिपी मेजिनी? हु वाज गैसिपी? इटालियन रिवॉल्यूशन लीडर। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इसने रोल प्ले किया, ओके। इटली के यूनिफिकेशन में रोल प्ले करता है, इटालियन लीडर है। कौन है ये? इटालियन लीडर। यूटोपियन का क्या मतलब होता है? यूटोपियन का सिंपल मतलब होता है ऐसी इमेजिनेशन करना जिसमें कंट्री के अंदर सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, सब लोगों को न्याय मिल रहा हो, सब कोई भी गरीब ना हो, सबको बराबर एजुकेशन मिल रही हो, ऐसा हसीन ख्वाब को ही क्या कहते हैं हम? यूटोपियन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वगैरह ना हो किसी कंट्री में, इसको यूटोपियन कहते हैं। बाइकॉट का क्या मतलब होता है? तो रिफ्यूजल, सपोर्ट गुड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन का रिफ्यूजल। वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही चाहिए। अभी तक तो आया है, अब आपकी किस्मत। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? तो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 पेंटिंग की 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई, ओके। कब बनाई? अभी तक तो आया है फ्रेडरिक सार्यू, ओके। फिर आपकी किस्मत है ना, ठीक है। एथनिक रिलेट्स कॉमन रेशियल, अलग अलग टाइप के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग एक साथ रहना, उसको क्या बोलते हैं हम? एथनिक बोलते हैं। पढ़ के जाएंगे। ये सिंबल आप चाहे तो पढ़ लें सीबीएसई वालों के लिए, हालांकि जैसे टूटी हुई चेन का मतलब आजादी है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, जर्मन एम्पायर, पावर, ईगल ऐसे ऐसे सीना तान के खड़े होना, ईगल। आपकी बुक में फोटो बना हुआ है, जर्मन एम्पायर की मजबूती का सिंगल। ओक लीव, हीरोइज्म, स्वॉर्ड, लड़ने के लिए तैयार होना। ओलिव ब्रांच, विलिंगनेस, शांति का प्रतीक होना। 3 कलर, ये आजादी के लिए जो फ्लैग लाया गया था वो फ्लैग, ओके। रेज ऑफ द राइजिंग सन, नया युग चालू होना। गिसिपी मेजिनी इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, देखो 2-3 बार नोट्स में आ गया, मतलब इस बार एग्जाम में आएगा। काउंट डी कैमिलियो डी काउर, वही पर्सन है जो पहले पढ़ा, यहां पूरा नाम लिखा है उसका, ठीक है। तो ये कहां के थे? सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, है ना। मैं अगले चैप्टर की तरफ आ चुका हूं, है ना। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का एक साथ आना, मार्केट एक साथ मर्ज होना, सेल परचेस होना, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे एक साथ होना, क्या है? ग्लोबलाइजेशन। सिल्क रूट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेर एंशिएंट ट्रेड रूट लिंकिंग चाइना टू यूरोप, सिल्क, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, पोर्सिलेन एंड प्रेशियस मेटल वेर ट्रेडेड
चाइना को यूरोप से जोड़ने वाला रूट था सिल्क रूट, जिससे सिल्क, मसाले, कपड़े, पोर्सिलेन और प्रीसियस मेटल को ट्रेड किया जाता था। इस रूट से धार्मिक चीजें, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी दूसरी कंट्रीज में फैलता है। सिल्क रूट पढ़ लो भैया, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट का मतलब है ऐसा रूट जिससे होकर ट्रेड होता था, महंगे महंगे मेटल्स वगैरह जाते थे, स्पाइसेस वगैरह का ट्रेड होता था, इसको हम कहते हैं सिल्क रूट। ओके। फूड ट्रेवल्स, कौन कौन से फूड है जो नए नए जगह जाए, जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था? पोटैटो, मेज, टोमेटो, चिलीज ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड एशिया। देखो ये जो फूड है ना, ये कहां से पहुंचे? अमेरिका से। इनके बारे में हमें पता नहीं था। सोचो, चिली वगैरह पता नहीं थी हमारे, चिली पता नहीं थी, पोटैटो, टोमेटो पता नहीं थे। अब सोचो फिर पकौड़े कैसे बनाते होंगे हमारे, है कि नहीं? आलू वड़ा कैसे बनाते होंगे? चलो खैर कुछ और करते होंगे उस टाइम पे, है ना? अरे अभी तो हम इन्हीं से तो चल रहा है सब कुछ। देखो अभी हम इफ्तारी में पकोड़े कैसे आते हैं? आलू और मिर्ची और टमाटर, इससे ही तो बना रहे हैं। ये अमेरिका से आया। चलो, कौन कौन से डिसीज स्प्रेड होते हैं इस एक अमेरिका में? देखो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो व्यापार के थ्रू फैलती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स अमेरिका में नहीं था, व्यापार के वजह से वहां पहुंचा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट है कॉर्न लॉ। फूड ग्रेन के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने वाला लॉ था जो 1846 में खत्म कर दिया गया था। ओके, ब्रिटेन में आया था। कहां आया था? ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंडेंचर्ड लॉ लेबर, इंडेंचर्ड लेबर। देखो ऐसे मजदूर जिनको काम करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंडेंचर्ड लेबर। काम करने के लिए ले जाया जाता है, पैसे दिए, कुछ पैसे फिक्स किए जाते हैं, लेकिन वहां जाके उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है, खाने के लिए सही नहीं दिया जाता है और ज़्यादा काम कराया जाता है। ओके, याद करना, आईएमपी है इंडेंचर्ड लेबर, आईएमपी भैया। ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1929 से 30। ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, जब पैसों की कमी हो गई पूरी दुनिया के अंदर। टैरिफ का क्या मतलब है? टैरिफ का क्या होगा? टैरिफ का मतलब बताओ। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के दौरान लगने वाला टैक्स ही क्या है? टैरिफ है। कॉर्न लॉ क्या होता है? तो कॉर्न लॉ खत्म होने के बाद इनके जो प्राइस है कम हो जाते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाता है। कब होता है कॉर्न लॉ खत्म? 1840। पुराने टाइम में कंट्रीज को कनेक्ट करने का चैनल क्या था? एमपी बोर्ड का पीवाईक्यू है, देखो। कंट्रीज वेर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड रूट लाइक सिल्क रूट, सी वॉयज विच इनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज, कल्चर, रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना। कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं? ट्रेड होना, टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन होना, इंडस्ट्रियल का एक्सपांशन होना, इंपॉर्टेंट है। कौन से आइटम सिल्क रूट से लाते ले जाते थे? स्पाइसेस ऊपर पढ़ चुके हैं, सब ले जाते थे अपन, एशिया, यूरोप और जगह जगह ले जाते थे। ओके, हमारे एंसेस्टर 500 साल पहले कौन से फूड आइटम्स को नहीं जानते थे? हमारे एंसेस्टर 500 साल पहले कौन से फूड को नहीं जानते थे? पोटैटो, टोमेटो और पोटैटोस, टोमेटोस, मेज, चिली, स्वीट पोटैटो। अच्छा, ये भी नहीं मालूम था? वाह यार, ग्राउंडनट भी नहीं मालूम था। अननोन। एशिया, यूरोप में कहां से पहुंचता है? अमेरिका से।
ठीक है, कहां से पहुंचता है? अमेरिका से। ये फूड मटेरियल नहीं थे यार पहले, बताओ 500 साल पहले। वाई इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मशीन गन, टैंक, इनका यूज होता है, ऐसे वेपन्स का यूज होता है जो मशीन इंडस्ट्री में बने हुए हैं, इसलिए इस वार को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल वॉर। Why did the world before modern era shrink rapidly in 16th century? 16th century में दुनिया खत्म पास आ रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुके थे, शिप वगैरह से लोग डिफरेंट कंट्री में पहुंच रहे थे, तो डिस्टेंस कम हो रही थी, इंसान दूसरी जगह जा रहा था, इसको कहा गया है कि जो दुनिया है वो कैसी हो रही थी? छोटी हो रही थी, है ना। इंडेंचर्ड लेबर वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैंने लिखा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। चलो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है देख लेना। फैक्ट्री लगने से पहले इधर उधर छोटी मोटी फैक्ट्रियां लग रही थी, उस पीरियड को प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत आंसर पढ़ लेना। ये वाले जो टॉपिक वगैरह हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए बुक की समरी लिखी है, ये सीबीएसई वालों के लिए बुक की समरी लिखी है। आपको यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गए हमारे भाई भोसले। भाई भोसले वाज मराठी बिजनेसमैन, आईएमपी है, मराठी बिजनेसमैन, कॉटन यार्न वीवर, इंपॉर्टेंट अर्ली इंडियन टेक्सटाइल ट्रेडर्स थे ये, ओके, बिजनेसमैन थे। गुमास्तास कौन होते थे? अरे गुमास्ता कौन होते थे? पेड एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के, पेड एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, जो मटेरियल वगैरह कलेक्ट करते थे, लोगों को ले जाके देते थे। जमशेदजी जीजी भोये कौन है? ये कौन है? ये भी कौन है? मर्चेंट थे, है ना। शिपिंग और बैंकिंग और चैरिटेबल एक्टिविटी चलाते थे। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह थी जहां पर रॉ मटेरियल से लेकर कटिंग, छटाई से लेकर पैकिंग तक का काम होता था इंडस्ट्री में, इसलिए इसको कहते थे फिनिशिंग सेंटर। वीवर्स की क्या प्रॉब्लम थी? 19th सेंचुरी में वीवर्स की क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उस दौरान जब मशीनों में सामान बनने लगा तो हाथ से बने हुए सामान की कोई वैल्यू मार्केट में नहीं रह गई थी, ठीक है। तो ये इनका क्या था? प्रॉब्लम्स था। गुमास्ता क्या काम करता था? मटेरियल ला के देता था और तैयार माल कंपनी में ले जाके देता था, ये काम था, और उनकी क्वालिटी को चेक करता था। जॉबर कौन था? लोगों को जॉब दिलाता था फैक्ट्री में, ये जॉबर था, उनके रहने खाने की व्यवस्था करता था, कंपनी को बोलता था नहीं ये इस बंदे को रख लो, अच्छा काम करता है, ठीक है, वो था जॉबर। स्पाइनिंग जेनी एक मशीन थी कपड़े बुनने वाली। स्टेपलर कौन है? फुलर कौन है? कार्डिंग कौन है? इंपॉर्टेंट है स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग, ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे। स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग मिल गया तुम्हें? कहां है? हाँ, स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग, जल्दी देखो, स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग मिला। अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं याद कर लेना, पहले से याद करा रखें, ओके। वुमन ने स्पाइनिंग जेनी पे अटैक क्यों किया? वुमन ने स्पाइनिंग जेनी पे अटैक किया। देखो, अधिकतर जो वीविंग का काम करना है, कपड़े बुनने का काम करना फैक्ट्री में महिलाएं करती थी, और जब मशीन आ गई तो कई सारी महिलाओं का काम क्या हो गया? छिन गया। तो उसको लगा कि ये मशीन ही है जो हम सब, बहुत सारी लेडीजों का काम अकेले कर रही है, इसी को निपटा दो, है ना। उनको क्या मालूम मशीन है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो महिलाओं ने अटैक कर दिया, है कि नहीं। हल्की पतली महिलाएं रही होंगी, कोई अपने इधर जैसी महिलाएं होती उठा के, ये है कि नीचे लिखे हुए क्वेश्चन को डिफाइन करके पढ़ लो, सभी वेरी आईएमपी हैं। तो बुक में अगर नोट्स में मिल जाते तो आप भी पढ़ लेना, यहां फोन थोड़े छोटे हैं। ये नया चैप्टर प्रिंट कल्चर स्टार्ट हो चुका है,
सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी कहां डेवलप हुई? चाइना, जापान और कोरिया में। कोरिया नहीं, कोरिया, स्पेलिंग सही कर लेना इसको, ठीक है। कैलीग्राफी, अच्छी गुड हैंडराइटिंग लिखने की टेक्निक को कैलीग्राफी। डायमंड सूत्र बुद्धिस्ट मिशनरीज का टेक्स्टामेंट है, बुक है, जो कब आया? अरे याद रख लेना, डायमंड सूत्र क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डायमंड सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा? बुद्धिज्म। कीटागावा उटामारो, इन्होंने पिक्चर के थ्रू कहानी को लिखने की शुरुआत की। कीटागावा उटामारो। वेलम क्या है? लेदर का कागज है जिस पे लिखा जाता है, ठीक है। प्लाटेन क्या है? बोर्ड जिसको प्रेस करके पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। गेले क्या है? मेटल की फ्रेम, मेटल की फ्रेम जिसके ऊपर अक्षर लिखे होते हैं। बैलाड क्या है? हिस्टोरिकल सॉन्ग, फोक सॉन्ग, इसको क्या कहते हैं? बैलाड। जैसे अपन ने पोयम पढ़ी बेलिंडा वाली पोयम, वो क्या है? एक तरह से बैलाड, बहादुरी की कहानी, किससे पढ़ना। टैवर्न, टेवर्न वो जगह जहां पे इकट्ठे होकर लोग शराब पीते हैं और एक दूसरे की न्यूज को शेयर करते हैं, ठीक है। शराब के ठेके अड्डे, सोचो, वो भी एक जगह होती थी जहां लोग क्या करते थे? इन्फॉर्म शेयर करते थे। चेप बुक कौन है? छोटी पॉकेट साइज की किताबें जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या मार्केट में बिकती हैं, और चेपमैन उनको बेचने वाला, चेपमैन। डेस्पोटिज्म, एक व्यक्ति के पास सारी पावर होना, उसको कहेंगे डेस्पोटिज्म। प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विद पुर्तगीज मिशनरीज इन 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी। पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस आती है पुर्तगीज मिशनरी के साथ, मिड 16th सेंचुरी में। न्यूज़पेपर पहली बार जेम्स अगस्त हिक्की, बंगाल गैजेट, इंपॉर्टेंट है, बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर है, कब? 1780 में। कौन लेके आता है? ये यहीं के बाहर का इंसान नहीं, यहीं के पर्सन है ना। राज सुंदरी देवी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमन राइट एंड ऑटोबायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवन, बांग्ला लैंग्वेज में लिखा अमर जीवन। विच वॉज पब्लिश in 1870। Her writing highlight women's education and encourage women in right। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वुमन का रोल बताइए प्रिंटिंग में, तो पहला नाम किसका लिखोगे? मुस्लिम महिला जिन्होंने छुप के लिखना पढ़ना सीखा, ओके। दूसरी महिला कौन है? कैलाश भासिनी देवी। उन्होंने एक बुक लिखी वुमन सोसाइटी के ऊपर, और महिलाओं को जो परेशान करते हैं, जो पढ़ने लिखने नहीं देते, उनके बारे में लिखा इन्होंने। फिर आते हैं ताराबाई शिंदे, इन्होंने एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष। पंडिता रमाबाई, इन्होंने हिंदू वुमेन के लिए बहुत सारा कुछ लिखा। तो 4 महिलाओं के नाम है, पढ़ लेना। कौन कौन? राज सुंदरी देवी पहली महिला है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, क्या है? दूसरी महिला कैलाश भासिनी देवी है, तीसरी ताराबाई शिंदे है, चौथी पंडिता रमाबाई, ठीक है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? तो असम के पोएट थे। कौन थे? इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे बूढ़ी आयर साधु, बूढ़ी आयर दादी माँ की कविताएं, कहानियां, और ओ मूर अपुनोर देश, असम के पोएट। गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में याद करें, इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया था। इन्होंने प्रिंटिंग को दबाने के लिए कि हर कोई नहीं लिखेगा अंग्रेजों के खिलाफ, ये कानून पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलो, हमारे कुछ अमर जवान शहीद जो इंपॉर्टेंट है। राजा शंकर शाह कहां के थे? तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे, रूलर थे वहां के, सॉरी। ब्रिटिश कॉलोनी को इन्होंने बहुत परेशान किया, 1857 का आंदोलन में भाग लिया, ओके। राजा शंकर शाह कहां के थे? राजनांद गांव छत्तीसगढ़। रघुनाथ शाह
नागवंशी डिनास्टी झारखंड, पोएट भी थे और किंग भी थे। कौन सी लैंग्वेज? नागपुरी लैंग्वेज, ठीक है। खाज्या नायक, कौन से नायक? ट्राइबल लीडर छत्तीसगढ़ के, ओके। सिंधुपति दाहिर सेन, सिंधुपति है ना, कब पैदा हुए? इतनी तारीख को। कब डाइड हुए? इतनी तारीख को। राजा दाहिर सेन ने देवल पोर्ट पर आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लिया था, अंग्रेजों से छीन लिया था। इतना लिख लें। इसके बाद आई होप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं। काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फूड क्रॉप कौन सी थी? HDI का क्या मतलब है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, श्रीलंका, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, पढ़ो तो सही आप लोग। ये सारे ऑब्जेक्टिव यहां मिलेंगे आपको, ये रे, ये देखो, इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे वैसे ही पास हो जाओगे। ये देखो कितने ऑब्जेक्टिव हैं, फिर बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव दे दो मेरे को, ऑब्जेक्टिव दे दो। ये बना रखे हैं पहले से, ये देखो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये खत्म हो गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अरे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, ये पढ़ लेना, ओके। स्टॉप कर दो। लाइव क्लास होगी रात में।